नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट पर विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। जी हां, मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि पीडीएस संबंधित पिछली सरकार की योजनाओं को बंद कर दिया गया। पहली बात तो यह है कि पिछली सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की जनहितैषी योजनाओं का ही नाम बदलकर उसे अपने नाम से आगे बढ़ाया था और ऐसी कोई भी योजना बंद नहीं की गई है जो जनता के हित में है। सरकार अपनी योजनाएं चला रही है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह पलटवार किया है और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, पीडीएस संबंधित पिछली सरकार की योजनाओं को बंद कर दिया गया है। पहली बात तो यह कि पिछली सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की जनहितैषी योजनाओं का ही नाम बदलकर आगे बढ़ाया था। पीडीएस से संबंधित सभी योजनाएं जारी है और जनता को उनका लाभ पहुंच रहा है और तमाम आंकड़े भी उन्होंने ट्वीट में साझा किए हैं योजनाओं को लेकर, जिन पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल उठाए थे। उनका ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। हमारी सरकार में मिलने वाले हर सदस्य का 7 किलो चावल बंद हुआ, नमक बंद हुआ, चना बंद हुआ। तमाम जो आरोप लगा रहे हैं उन पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है किसी भी योजनाओं को बंद नहीं किया गया है जो जनता के हित से जुड़ी हुई हैं, जबकि भूपेश बघेल सरकार ने पुरानी बीजेपी की योजनाओं को ही नाम बदलकर अपने नाम से चलाया था। मनेन्द्रगढ़ में पत्रकार भवन को सील किए जाने के मामले को लेकर महेंद्रगढ़ के पत्रकार इसे काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। पत्रकारों के मुताबिक प्रशासन द्वारा पहले किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं भेजा गया, जिसके बाद देर रात 12 बजे प्रशासन के अधिकारियों ने रात के अंधेरे में पत्रकार भवन को सील कर दिया। बताया जा रहा है भाजपा लोकसभा की प्रत्याशी सरोज पांडे मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ इसी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन देर रात को ही प्रशासन ने इसे सील कर दिया, जिसको लेकर भाजपा ने अपनी पीसी रद्द कर दी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर आज मनेन्द्रगढ़ के पत्रकार द्वारा प्रशासन की सभी खबरों का बहिष्कार कर दिया गया। सभी पत्रकार भवन के सामने धरने पर बैठ गए और भवन को खोलने की मांग कर रहे हैं। तो पत्रकार भवन के सामने पत्रकारों ने आज प्रदर्शन किया है। पत्रकार भवन को जिला प्रशासन ने सील कर दिया, जिसका पत्रकार विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। में पत्रकारों के कार्यालय को, जो पत्रकार भवन है, उसको प्रशासन ने सीज कर दिया है। ये बेहद ही दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि पत्रकार कार्यालय को सीज किया गया है। पत्रकारों को वहाँ पे पत्रकार वार्ता नहीं लेने दिया जा रहा है, वहाँ बैठने नहीं दिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। 15 साल तक भाजपा की सरकार थी, कभी मनेन्द्रगढ़ में, चैनपुर में पत्रकारों का कार्यालय नहीं बनने दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री तत्कालीन भूपेश बघेल जी ने पत्रकारों के लिए एक आलीशान भवन का निर्माण करवाया और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे पत्रकारों को घुसने नहीं दे रही है। यह निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है। कांग्रेस की नामांकन रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान बागी कांग्रेस नेता सफिरा साहू के बीजेपी प्रवेश पर सायराना अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ मजबूरियां रही होंगी, नहीं तो कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। भूपेश बघेल ने कहा कि महापौर सफिरा साहू कांग्रेस की टिकट से पार्षद बनकर निगम की सत्ता में काबिज हुई थी। 4 साल तक उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए अपने महापौर निधि का उपयोग किया था। इस बीच प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने से भाजपा की सरकार बन गई। भाजपा की सरकार बनते ही निगम आयुक्त ने महापौर की निधि से खर्च हुई राशि के जांच के आदेश दिए थे। जांच शुरू हुई तो पता चला कि खर्च वाली फाइल ही गायब है। इसके बाद ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब महापौर बीजेपी में चली गई है। इशारा आप समझ सकते हैं। तो नेता सफिरा साहू पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह तंज कसा है। कोई अभी कहा था क्या सर? क्या लगता है? मैं तो बोल रहा हूँ कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा थोड़ी होता है। सर, मोह भंग होने की वजह क्या रही? अरे तो उनसे पूछिए भाई। किसी को महापौर बना दिए, कोई प्रदेश कांग्रेस एक पार्षद है जिसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी महामंत्री बनाया हो, उसके बाद भी उसको यदि कोई बात है तो कहीं न कोई कुछ तो है। सर, उल्टा जी ने अभी कहा था क्या सर? ये लोग चले गए भाजपा में, इसका फायदा होगा हमको, इसका हमको फायदा होगा, नुकसान नहीं होने वाला। सर, उल्का जी ने क्या लगता है? मैं तो बोल रहा हूँ कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा थोड़ी होता है।
दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो रही है। नामांकन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। अधिसूचना के प्रकाशन के साथ ही नामांकन दाखिले की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। नामांकन दाखिले की आखिरी तिथि 4 अप्रैल 2024 को है। दस्तावेजों की स्क्रूटनी के बाद प्रत्याशी 8 अप्रैल तक नाम वापस ले सकते हैं। कांकेर लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है। कांकेर कलेक्टर अभिजीत सिंह का कहना है कि प्रशासन ने अपने स्तर की तैयारियां पूरी कर ली है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नाम निर्देशन की कार्रवाई कांकेर लोकसभा क्षेत्र के लिए कल 28 तारीख सुबह 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। तो इसके लिए आवश्यक मजिस्ट्रियल ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। आरओ ऑफिस जो कलेक्टर कार्यालय है उसके 100 मीटर के दायरे के अंदर केवल 3 वाहन एक प्रत्याशी के साथ आ सकते हैं। नाम निर्देशन कक्ष में केवल प्रत्याशी को, अभ्यर्थी को मिला करके केवल 5 लोग प्रवेश कर सकते हैं। तो उन सब को रोकने के लिए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। नाम निर्देशन पत्र के साथ साथ उनके एफिडेविट और जो भी दस्तावेज लगते हैं उनकी सबकी जांच के लिए समुचित स्टाफ अवेलेबल कराया गया है। कोरबा जिला अंतर्गत स्थानीय आशीर्वाद पॉइंट में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समारोह में जिले के सभी विधानसभा से कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने फोटो खिंचवाने और फूलों की होली खेलने को लेकर उत्साहित नजर आए। इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे, छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन ने जमकर होली खेली और यहां पर गानों पर थिरकते हुए नजर आए। खबर जांजगीर चांपा जिले से है, जहां पर लाखों रुपए की इमारती सागौन लकड़ी बिना वैध दस्तावेज के तस्करी की जा रही थी। इस दौरान पिकअप वाहन का एक्सल टूट गया और बर्रा थाना क्षेत्र के करही गांव में गाड़ी पलट गई। ग्रामीणों के मुताबिक सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में वाहन चालक से पता चला कि लकड़ी बालौदा बाजार जिले के गिरौदपुर से तस्करी कर लाई जा रही थी। पुलिस ने वन विभाग को जब्त कर सागौन लकड़ी सहित वाहन को सुपुर्द कर दिया है। हाँ, मुझे थोड़ी देर पहले थाना प्रभारी बिर्रा का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि रात को एक पिकअप में सागौन का परिवहन किया जा रहा था और उसकी जब्ती की गई है। इसके लिए हमने जो है आरओ शक्ति को निर्देश दे दिया है कि वो जा कर के अपने सुपुर्दगी में ले लें और वाहन राजसात की कार्रवाई प्रारंभ करते हैं। इसमें जो है ये ध्यान दिया जाएगा कि ये सागौन होने की वजह से बिना टीपी के इसका परिवहन नहीं होता, चाहे ये निजी भूमि का हो चाहे ये शासकीय हो। अगर ये जंगल से आया है तो इस पर जो है सीधे तौर पर वन विभाग कार्रवाई करने के लिए ऑथराइज है, और अगर ये राजस्व भूमि का भी है तो भी बिना परिवहन अनुज्ञा पत्र के उसका परिवहन। राजधानी रायपुर में डायरिया का प्रकोप, पानी के सैंपल की जांच रिपोर्ट आ गई है। स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, सेप्टिक टैंक का गंदा पानी पी रहे थे लोग, जिसके बाद इस तरीके की बातें सामने आई कि सबको डायरिया हुआ है। बोर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिला। जांच रिपोर्ट में ये सामने आया। अस्पतालों में मरीजों का इलाज चल रहा है। लाभांडी संकल्प सोसाइटी का ये मामला है, जहां पर कई लोग एक साथ डायरिया का शिकार हो गए। जब टैंक के पानी की जांच कराई गई तो पता चला टैंक का जो पानी था वो काफी गंदा था, उसमें सेप्टिक एसिड मिला, जिसके बाद पानी पीने के लिए लोगों को मनाही की गई है कि टैंक के पानी का इस्तेमाल ना करें। और फिलहाल जितने भी डायरिया के जो मरीज हैं उनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। ठीक है सर। रायपुर में कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के खिलाफ बीजेपी ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की। सांसद सुनील सोनी और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम की अगुवाई में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंचा और वहां पर कवासी लखमा के नामांकन को रद्द करने की मांग की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कवासी लखमा ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन और पैसे बांटकर मतदाताओं को लुभाने का काम किया है। आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन किया है, इसलिए उनका नामांकन
नामांकन रद्द किया जाना चाहिए। बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से ये शिकायत की है और लखमा का नामांकन रद्द करने की सिफारिश की है। बस्तर से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी और विधायक कवासी लखमा पर एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी उन पर लगातार हमला कर रही है और बीजेपी के सियासी बयानों पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, बीजेपी द्वेषपूर्ण और भेदभाव वाली राजनीति करती है, प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, इसलिए दूसरों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। कवासी लखमा पर जानबूझकर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये बीजेपी का चरित्र है, भेदभाव की राजनीति करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है द्वेषपूर्ण और भेदभावपूर्ण कार्यवाही करती है हमेशा, और उनको प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है, इसलिए इस तरह के कामों को अंजाम देते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। प्रजातंत्र में सबको समान अवसर, सबको समान काम करने का अवसर मिलना चाहिए। ये सरकार का भी काम है और निर्वाचन आयोग का भी काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रजातंत्र में विश्वास। रायपुर के भाटा गांव क्षेत्र में एक युवक की 10 से ज्यादा चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया था, जिस पर पुरानी बस्ती पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। अब पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर मृतक मोहित सोनकर के हत्यारे को ढूंढ निकाला है। पुलिस ने एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया, जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बताया जा रहा है उसे नारायण साहू नाम के एक व्यक्ति ने हत्या करने को कहा था। नारायण साहू को गिरफ्तार करने पर पता चला कि मृतक मोहित शराब पीने का आदी था। नारायण से रोजाना शराब के लिए पैसे मांगता था, उसके पैसे को लूटने का काम करता था, जिससे तंग आकर उसने हत्या करने की योजना बनाई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर रामानुज नगर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव में मामा ने अपने ही भांजे की हत्या कर दी। आरोपी मामा मृतक भांजा एक दूसरे के पड़ोसी थे। दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अचानक किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। मामा ने अपने भांजे पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। थाना रामानुज नगर के ग्राम दुर्गापुर में से सूचना मिला कि पड़ोसी ने पड़ोसी की हत्या कर दी है। सूचना की तस्दीक कर तत्काल स्टाफ के साथ मौके पर रवाना हुआ। जो घटनास्थल पहुंच के जानकारी हुआ कि मामा ने भांजे को रात को खाने में बुलाया था। जो रात को खाना पीना खा के किसी चीज़ को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ और मामा ने घर में रखे टांगे से भांजे की गर्दन पे वार करके उसकी हत्या की। धमतरी शहर की 15 साल पुरानी बाईपास की मांग अब जाकर पूरी हुई। बाईपास को अब आम लोगों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। इसके साथ ही अब बस्तर रायपुर के बीच चलने वाले वाहनों को धमतरी शहर से होकर गुजरना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ शहर में 60% गाड़ियां कम हो जाएंगी। इससे यहां के लोगों को यातायात पुलिस को भी बड़ी राहत मिलेगी। बता दें, कुछ दिनों पहले बाईपास को चालू कर दिया गया था, लेकिन हाई टेंशन तार होने के कारण भारी वाहन का चलना मुश्किल हो रहा था। इस बाईपास से भारी वाहन नहीं गुजर पा रहे थे हाई टेंशन तार की वजह से, जिसको अब दुरुस्त कर दिया गया है और अब आम लोगों के लिए ये बाईपास पूरी तरह से खोल दिया गया है, जिसके बाद आम लोगों के लिए अब यातायात और यहाँ पर सफर करना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिलेगी। बहुत बड़ी राहत है शहर के लिए। मैं खुद ही खुश हूँ इसके लिए और धमतरी वासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि जो शहर में अनावश्यक इतना बड़ा ट्रैफिक का लोड था, लोगों को बहुत सारी असुविधा का सामना करना पड़ता था, उससे बड़ी राहत है। अब अंदर में जो भी जिसको भी जाना है, घूमना है, आसानी से वो खरीदारी कर सकते हैं, जा सकते हैं। बड़े वाहनों का दबाव कम होने से लोगों का जीवन सुरक्षित रहेगा।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के चिपुरभुट्टी पुसबाका के पास में नक्सलियों से मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को ढेर कर दिया। यहां पर 6 नक्सलियों के ढेर होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के चिपुरभुट्टी पुसबाका पास वन क्षेत्र में बुधवार की सुबह सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच में ये मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली डिप्टी कमांडर समेत 6 नक्सलियों को मार गिराया था। वहीं घटनास्थल से नक्सलियों के शव समेत हथियार बरामद किए गए। मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। मामला बासागुड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी भी वहां पर कुछ नक्सलियों के छुपे होने की आशंका है, जिसको लेकर लगातार सुरक्षा बल दबिश दे रहे हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। साथ ही साथ जो नक्सली मारे गए हैं उनकी भी डिटेल खंगाली जा रही है। अभी 6 लोगों के बरामद कर लिए गए हैं। वहाँ हमने मुठभेड़ की, परंतु सर्चिंग के बिलासपुर में कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर बगावती सुर उठने लगे हैं। यहां पर कांग्रेस देवेंद्र प्रत्याशी को बनाया गया है, जिसका विरोध कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद कर रहे हैं। कांग्रेस भवन के सामने धरने पर बैठ गए हैं। जगदीश कौशिक को मनाने के लिए जिला अध्यक्ष भी जुटे हुए हैं। अनशन पर बैठे कौशिक ने दीवार पर आवेदन भी चिपकाया है। बताया जा रहा है छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार के बाद से अंतर्कलह जारी है। लगातार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं, उनके कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस में इस तरह की अंतर्कलह सामने आ रही है। सरगुजा में लंबे समय के बाद लोकसभा सीट से कांग्रेस ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। सरगुजा लोकसभा सीट से कुमारी शशि सिंह को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। प्रत्याशियों की दौड़ में अमरजीत भगत का नाम भी शामिल था, लेकिन पार्टी ने शशि सिंह पर भरोसा जताया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मुझे नहीं लगता सरगुजा में कोई मोदी लहर अफेक्ट करेगा, क्योंकि हम ट्राइबल क्षेत्र के हैं। ये सीट भी ट्राइबल है। हमारे साथ सब ट्राइबल भी समझ रहे हैं, हर वर्ग के लोग समझ रहे हैं कि उनके साथ कितना अत्याचार हो रहा है इस देश में। आज हमारे संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, आज महंगाई की सीमा पार हो चुकी है, इस देश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। तो ये सब जनता समझ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता मोदी लहर कुछ भी अफेक्ट करने वाली। कांकेर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने बिरेश ठाकुर को इस बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। बिरेश ठाकुर पूर्व में भी जनपद पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं। बिरेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। तो बिरेश ठाकुर को कांकेर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, सम्माननीय सोनिया गांधी जी को, देश के भविष्य राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी सचिन पायलट जी को, प्रदेश के नेता सम्माननीय भूपेश दाऊ, सम्माननीय चरणदास मान जी, सम्माननीय TS बाबा जी, सम्माननीय दीपक वैश्य जी को, मैं समस्त कांकेर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और समस्त जन की तरफ से और मेरे ठाकुर परिवार की तरफ से मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे जो विश्वास जताकर कांकेर लोकसभा में दोबारा टिकट दिया है। निश्चित ही इसमें मैं खरा उतरूंगा। और आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष है, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष बना। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष बनने के बाद मुझे कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा के नामांकन दाखिल करवाने और आम सभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कवासी लखमा पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर FIR के मामले पर बयान देते हुए कहा कि ये बीजेपी की चाल है, जो कवासी लखमा के पुराने फोटो को दिखाकर लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस का नाम बदनाम कर रही है। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा है, FIR दर्ज हुई है कवासी लखमा पे। पैसे बांटने का आरोप लगा। निर्वाचन आयोग ने FIR कराया है, निर्वाचन अधिकारी ने लगा। ये ऐसा है कि शासन दुकान से मोदी जी का फोटो लगा हुआ थैला बांट रहे हैं और सभी दुकानों में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कवासी लखमा पता नहीं कौन से वीडियो कब का है, उसके आधार पर FIR कर रहे हैं। अभी इसके पास और रह क्या गया है, अब तो डबल इंजन की है, है
इंटेलिजेंस भी वहाँ का तो कवासी लखमा पर भारतीय जनता पार्टी ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी खुद तो प्रधानमंत्री के थैले बांट रही है, उन पर पीएम का फोटो लगा हुआ है, योजनाओं के बारे में लिखा हुआ है, ऐसे में उन पर कोई एफआईआर नहीं हुई है, उनकी बात कोई नहीं कर रहा है। लेकिन कवासी लखमा का जो वीडियो वायरल हो रहा है पैसे बांटने का, वो पता नहीं कब का है, जिसकी ना कोई जांच है ना कोई आधार है, उसको लेकर बेवजह का मुद्दा बनाया जा रहा है। कवासी लखमा पर बेवजह के आरोप लगाए जा रहे हैं आचार संहिता के उल्लंघन का, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कवासी लखमा ने किसी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया है। जनता सब देख रही है और इस बार के चुनाव में जनता जरूर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है, फिर से रिमांड की मांग करेगी यहां पर ईडी। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है, जहां पर ईडी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग करेगी। सुनीता केजरीवाल भी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है। शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर फिलहाल अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में हैं। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल की पेशी होने वाली है। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची है, जहां पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि ईडी एक बार फिर से कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग कर सकती है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर है। कल दिल्ली हाई कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल की रिमांड और गिरफ्तारी पर सुनवाई हुई थी, जहां पर अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली। उनको 6 दिन के रिमांड पर भेजा गया है और आज फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। कुछ ही देर में उनकी पत्नी भी कोर्ट पहुंच चुकी हैं। अब देखना होगा आज क्या अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलती है राउज एवेन्यू कोर्ट से या नहीं। आयुषी मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। आयुषी, राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की आज पेशी होनी है। कल हाई कोर्ट से कोई राहत उनको नहीं मिली है, आज क्या कुछ उम्मीद लगाई जा रही है? राउज एवेन्यू कोर्ट से किसी तरीके की कोई राहत की उम्मीद अरविंद केजरीवाल को है? तो देखिए, साफ तौर पे देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जहां एक तरफ ईडी रिमांड 6 दिनों की पूरी हो गई है, उसके बाद आज उन्हें फिर से ईडी कोर्ट में पेश कर रही है और जो सूत्रकार है उसके अनुसार ये कि अगले 7 दिनों की रिमांड ईडी फिर से मांग सकती है और ईडी और मोहलत चाहती है पूछताछ के लिए। लेकिन ऐसे में अगर केस को देखा जाए तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगे हैं, जहां पे ये कहा गया है कि जो साउथ ग्रुप है उनसे अरविंद केजरीवाल को किकबैक मिला है और 300 करोड़ रुपए जो है वो शराब नीति को बनाने के लिए साउथ ग्रुप ने दिया है, जिसमें से 45 करोड़ रुपए जो है वो गोवा चुनाव खर्च किए गए। तो साफ तौर पे गंभीर आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगातार ईडी द्वारा लगाई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे घोटाले के जो मुख्य साजिश करता है वो अरविंद केजरीवाल हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी क्या कोर्ट से उन्हें राहत मिल पाती है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने पूरा स्टोरी ग्राउंड तैयार किया है और मुख्य साजिशकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताया है, तो ऐसे में बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि क्या आज 6 दिन के रिमांड के बाद ईडी पूछताछ में क्या कुछ निकाल पाई है और कोर्ट के सामने क्या कुछ रख पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट भी लगातार ये कहती हुई नजर आई है कि ईडी जिस तरीके से चार्जशीट फाइल कर रही है, बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर रही है, कई अन्य नाम लगातार जोड़े जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में ट्रायल अभी तक इस केस को लेकर शुरू नहीं हुआ है और 1.5 साल का वक्त निकल चुका है। इस 1.5 साल के वक्त में लेकिन आयुषी बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज भी आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा है केंद्र सरकार के कि इतने गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं, घोटाले की बात आप कर रहे हैं, इतने करोड़ के घोटाला का हुआ है, अब तक इतनी छापेमारी हुई, बरामदगी हुई, इतनी पूछताछ हुई है, 3 नेता आम आदमी पार्टी के जेल के अंदर है, पूछताछ में 1 रुपया कैश नहीं मिला है, ऐसे में किस आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और अगर घोटाला हुआ है तो उस घोटाले का कैश अब तक कहां है? बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से यही सवाल बार बार उठाया जा रहा है।
बिल्कुल पूजा, सही कह रहे हो। आम आदमी पार्टी के वो तमाम नेता मंत्री दिल्ली सरकार के यही सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर ईडी और सीबीआई इतने बड़े आरोप, इतने गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगा रही है और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही जेल में उसको लेकर है, लेकिन अभी तक ईडी ने कितने रुपए बरामद किए हैं, ईडी ने कितने रुपए का मनी जो पूरा ट्रेल है वो तैयार किया है? क्योंकि अगर आप 300 करोड़ की बात कर ले या ठीक है 100 करोड़ की बात कर ले, आयुषी, बने रहिए आप हमारे साथ, नजर बनाकर रखिए। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हर खबर की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV27 न्यूज के साथ।